स्वागत है आपका इस खास से वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट बन चुका है अब किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास से वीडियो को, जहाँ पर आपको रटाया नहीं समझाया जाएगा और इस तरह से समझा दिया जाए आपको, तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस सेक्शन से आने वाले क्वेश्चन को तो ना ही छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता है कि पर्यावरण, जिसका इंग्लिश क्या होता है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो शब्द है वो कहाँ से बना है, वह फ्रेंच भाषा से बना है। जिस फ्रेंच भाषा कौन, वह इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, घिरा हुआ। तो इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट बना है और इसका मतलब होता है घिरा हुआ। तो इसका बेसिकली अर्थ हम क्या जानते हैं, किसी जीव के चारों ओर के आवरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। और यही चीज़ आपको बार बार रटाया गया होगा, अपने बच्चे से भी यही पढ़े होंगे, किसी जीव के चारों ओर को आवरण को पर्यावरण कहते हैं। लेकिन किस तरह का आवरण, आखिर कोई जीव है, मान लीजिए यह जीव है, ये किस तरह का आवरण में रह रहा है। यह जीव रह रहा है, यह जीव किस प्रकार के आवरण में रह रहा है, वह कुछ जल पर निर्भर है पानी पीने के लिए, कुछ भोजन पर निर्भर है, भोजन के लिए वो वनों पर निर्भर हो सकता है। अगर शाकाहारी जीव हो तो, मांसाहारी जीव हो तो वह शाकाहारी जीवों पर निर्भर होगा। अन्य जीवों पर निर्भर हो सकता है अंतःक्रिया करने के लिए, प्रकाश पर निर्भर हो सकता है, सन की लाइट की ज़रूरत हो सकती है उसे दिन में चलने के लिए, वायु की ज़रूरत होगी उसे सांस लेने के लिए, मृदा भी चाहिए उस पर रहने के लिए, तो वनस्पतियाँ भी चाहिए कुछ। तो ये जो सारे फॉर्म बने हैं, ये इसका आवरण हो गया जिसमें यह रहता है जीव। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है इसके लिए, इस जीव के लिए। तो वही यहाँ पे कहा गया है, किसी भी जीव के चारों ओर को आवरण। तो इसी प्रकार के आवरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, जिसमें जीव घिरा हो। तो यह जीव इसी से घिरा हुआ है, इसी से घिरा हुआ है, यह क्या हो गया, इसके आवरण हो गए हैं, इसकी पर्यावरण हो गए हैं। अगला है, देखिए, जीवों के विकास के लिए आवश्यक दशाओं का योग। जीवों के विकास के लिए आवश्यक दशाओं का योग क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ये आपका परफेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आवश्यक दशाओं के योग को क्या कहते हैं, तो इसको पर्यावरण कहते हैं। देखिए अभी आपको समझाते हैं। ये कोई जीव है तो इससे आवश्यक दशाएं क्या होगी, जल होगी। वो आप जल उसे चाहिए पानी पीने के लिए, अगर वो पानी नहीं पिएगा तो वो मर सकता है। वायु चाहिए ही चाहिए सांस लेने के लिए। तो इन दोनों की दशाओं का योग क्या इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आवश्यक दशाओं का योग ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब ये आवश्यक दशाएं दो प्रकार से हो सकती है, एक जैविक घटक के रूप में और अजैविक घटक के रूप में। ठीक है, तो जैविक घटक अजैविक घटक क्या, ये समझते हैं। जैविक घटक जिसमें प्राण हो, अर्थात वो वृद्धि करता हो। जैविक घटक कहने का बेसिकली मतलब है कि वो उसमें प्राण हो, उसमें वो ग्रोथ करता हो, वो कुछ उत्पादित करता हो, वो जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक जिसमें प्राण ना हो, वो स्थिर हो, वृद्धि ना करता हो, वह अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक की एग्जाम्पल कैसे हैं, जीव हैं, पादप है, जीव भी प्रजनन करते हैं, वो भी ग्रो करते हैं। पादप भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वृद्धि करती है। आपको पता है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके बाद भोजन बनता है, वो अपना वो कुछ उत्पादित करते हैं, उसके बाद उसमें वृद्धि होती है, यह भी अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। तो पादप भी यहाँ जैविक घटक के रूप में आता है, ये ध्यान रखना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई एग्ज़ामों में पूछा गया है कि जैविक घटक हैं तो पादप और जीव दोनों होते हैं। अजैविक घटक के रूप में आए तो अजैविक घटक में सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, मृदा, वायु, ये सब स्थिर होते हैं, ये ग्रो नहीं करते हैं, इसमें प्राण नहीं होते हैं, ये तो अजैविक घटक हो गए। ठीक है, हम परिभाषा को देख लेते हैं। जो सूटेबल पर्यावरण की परिभाषा है उसे हमें प्राप्त होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, ये 1986 का डेट आपको याद रखना है। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब दिया गया था, तो 1986 में दिया गया था। इसके तहत क्या है परिभाषा पर्यावरण की, किसी जीव के चारों ओर की जैविक व अजैविक दशाओं के योग से निर्मित वह क्षेत्र जिसमें वह जीव अन्य जीवों से अंतःक्रिया करता है। तो अभी आपको बताएं जैविक क्या होता है, जिसमें प्राण हो। तो किसी जीव के, मान लीजिए यह जीव है तो इसमें जीव है तो इसके आवश्यक दशाओं का योग जो होता है वही पर्यावरण कहलाता है। पर यहाँ क्या है, जैविक और जैविक दशाओं के योग से निर्मित वह क्षेत्र। तो जैविक यहाँ पे क्या हो गया, पादप हो गए, किसी जीव पर निर्भर होंगे, या पेड़ पौधे पर निर्भर होंगे खाने के लिए, तो पेड़ पौधे क्या है यहाँ पर जैविक घटक है।
और मृदा पर निर्भर होंगे चलने के लिए, रहने के लिए, तो वो क्या होंगे? अजैविक घटक है। तो इन दोनों की तरह ही जितने भी जैविक और अजैविक हैं, उन दोनों के मिलने के बाद जो क्षेत्र बनता है वही उस जीव का पर्यावरण कहलाता है, जिसमें वह अंतःक्रिया करता है, यानी कि एक साथ रहता है, एक तंत्र का निर्माण करता है। एक और परिभाषा देख लीजिए, एक और परिभाषा है टांसले महोदय के द्वारा। जी हाँ, इन्होंने भी एक परिभाषा दी जो आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वह है जीवों के चारों ओर का वह आवरण जिसमें वह जीव अंतःकरण करता है, वो पर्यावरण कहलाता है। इसमें बेसिकली वही बात कही गई है, बस उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। जीवों के चारों ओर का आवरण को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, कोई भी जीव है उसके सर्वोत्तम विकास के लिए जैविक और अजैविक घटक का होना संतुलित रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए यहाँ पे शेर है कोई, ठीक है, ये शेर है तो इसके लिए अजैविक घटक भी होना चाहिए, जैविक घटक भी होना चाहिए। जैविक घटक में से क्या होना चाहिए कि वहाँ पे हिरन रहता हो, खरगोश रहता हो, इस पर वो अपना भोजन प्राप्त कर सके। हिरन को मारकर ही शेर अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से अजैविक घटकों होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो उन सभी के योग से जो एक क्षेत्र का निर्माण होता है, एक आवरण का निर्माण होता है, वही पर्यावरण कहलाता है। अब आते हैं पर्यावरण के घटक कितने होते हैं। पर्यावरण के घटक भी देखिए दो होते हैं, एक जैविक घटक जो अभी आपको बताएं, एक अजैविक घटक। अजैविक घटक भी तीन प्रकार से हो सकते हैं, स्थलीय घटक हो सकते हैं, जलीय घटक हो सकते हैं, वायुमंडलीय घटक हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक एक करके सबको समझते हैं। तो पहले जैविक घटक से शुरुआत करते हैं। तो जैविक घटक में पहला है पादप, दूसरा है जीव। तो ये पादप जो होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं उसकी वृद्धि किस प्रकार से होती है? प्रकाश संश्लेषण की वजह से होती है। प्रकाश संश्लेषण के बाद ही किसी भी पेड़ पौधे में भोजन बनता है, उसके बाद ही उसमें की वृद्धि होती है, उससे वह पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण से किसी भी प्लांट में वृद्धि होती है, आपको भी पता है। ठीक, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो सूर्य के प्रकाश जरूरी होता है, जल जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, और कुछ पोषक तत्व जरूरी होते हैं। इसके बाद ही कोई पेड़ पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है, जिसके बाद वह वृद्धि करता है। आपको ध्यान रखना है, पादप एक जैविक घटक है, लेकिन यह निर्भर किस पे है? अजैविक घटक पे, क्योंकि जितने भी ये क्या है? अजैविक घटक है। ठीक है, तो अब ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद पेड़ पौधे क्या है? कुछ उत्पादन करते हैं, कुछ ऐसे खनिज बनाते हैं जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ करते हैं। तो यह क्या, कौन सी क्रिया करते हैं? उत्पादन की क्रिया करते हैं। और पादप क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। ठीक है, यह उत्पादक कहलाया जिसने उत्पादन किया है। ठीक है, उत्पादन करने के बाद पेड़ पौधे में वृद्धि होती है। तो उत्पादन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा वनस्पतियाँ होंगी। अब ज़्यादा वनस्पतियाँ होगी, वनस्पतियों को हम बता दें, वनस्पतियाँ वो सभी छोटे पेड़ पौधे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, वनस्पतियाँ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बड़े बड़े पेड़ पौधे, नहीं, वनस्पतियाँ का मतलब जितने भी छोटे और बड़े पेड़ पौधे हैं वह सभी वनस्पतियाँ आते हैं। ठीक है, ज़्यादा वनस्पतियाँ होंगी। जब किसी जगह पे ज़्यादा घास होगी, ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, तो वहाँ पे शाकाहारी जीव भी आएंगे, क्योंकि उस पेड़ पौधे को खाने के लिए, मान लीजिए एक जंगल है, उस जंगल में अगर बहुत हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ज़्यादा घास है, तो उसमें खाने के लिए बकरियां भी जाएंगी, हिरन भी जाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा शाकाहारी जीव भी जाएंगे। जब बकरियां और हिरन जाएंगे तो उस पर निर्भर जितने भी मांसाहारी हैं वह भी वहाँ पे जाएंगे। शाकाहारी जीवों पर निर्भर कौन होगा? मांसाहारी जीव। और मांसाहारी जीव पर निर्भर कौन होगा? शीर्ष स्तर का मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव पर कौन निर्भर हो सकता है? शीर हो सकता है, जो उच्च शीर्ष स्तर के शाकाहारी जीव हैं। मांसाहारी के क्या कहेगा? यहाँ पर दिया गया उत्पादक। उत्पादक कौन होंगे? पेड़ पौधे। तो उत्पादक का क्रिया कब यह किया? तो प्राथमिक उत्पादक यह कहलाता है। पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, यह ध्यान रखना। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन सकता है। उत्पादक पर निर्भर कौन है? शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव ये उत्पादक को खाएंगे, पेड़ पौधे को खाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादक को उपभोग करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, और शाकाहारी जीव को कौन खाएंगे? मांसाहारी जीव। मांसाहारी क्या हो गए? द्वितीयक उपभोक्ता। पहले शाकाहारी जीव ने उत्पादक को खाया तो प्राथमिक, पहली बार खाया गया इसको, तो प्राथमिक उपभोक्ता। मांसाहारी शाकाहारी को खाया तो द्वितीयक उपभोक्ता।
और शीर्ष स्तर के मांसाहारी जीव जब मांसाहारी जीव को खाएंगे तो यह क्या होंगे, तृतीय उपभोक्ता होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक देखिए बहुत ही ज़्यादा वीवी आई है आपके लिए। ठीक है। तो जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, प्लांट ज़्यादा होंगे, तो उस पर निर्भर शाकाहारी जीव ज़्यादा होंगे, मांसाहारी जीव ज़्यादा होंगे। तो प्लांट ज़्यादा है तो जीव जंतु भी वहाँ ज़्यादा होंगे, और जीव जंतु ज़्यादा है तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता वो भी ज़्यादा होंगी। अब बात आती है जैव विविधता क्या होती है। तो जैव विविधता किसी भी क्षेत्र में कितना एवं किस प्रकार के वनस्पतियों एवं जीवों के अनुपात को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। तो प्लांट ज़्यादा है तो एनिमल भी ज़्यादा होंगे, जब प्लांट और एनिमल ज़्यादा है तो बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होंगे। देखिए बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब है कि एक क्षेत्र में किस प्रकार के जीव जंतुओं का अनुपात है और पेड़ पौधों का अनुपात है, वही जैव विविधता कहलाता है। अब बात आती है प्लांट कहाँ पे ज़्यादा होंगे, प्लांट के लिए होने की क्या आवश्यक दशा है। तो देखिए इसका सिंपल सा है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वर्षा ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। यहाँ पे क्या कहें, उत्पादक सभी क्षेत्रों में समान नहीं होते, क्योंकि सभी क्षेत्रों में टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होती है। ध्रुव पे आप जाइएगा तो टेम्परेचर बहुत नगण्य हो जाती है, इस वजह से वहाँ पेड़ पौधे नहीं विकसित कर पाते हैं। तो सभी क्षेत्रों में समान नहीं होते, जहाँ उत्पादक ज़्यादा होता है वहाँ जैव विविधता भी ज़्यादा होता है, आपको बता दिए। और उत्पादक कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ तापमान एवं वर्षा ज़्यादा होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही अभी अमेजिंग वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पे।